नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर। आज पहला शो कर रहे हैं आफ्टर द पाकिस्तान इलेक्शन। सो जो लोग रिजल्ट से खुश हैं उनको बहुत मुबारकबाद। जो लोग पीटीआई वाले थे, जो हमारी तरह पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे वोट डालने गए, मैं भी ख़ास तौर पे वोट डालने गया था पाकिस्तान, लेकिन जो एक सिर्फ छोटी सी जो एक बात कहना चाहता हूँ उसमें वो ये कि ठीक है, वही गवर्नमेंट अब जिस तरह पहले भी आती रही वो दोबारा आई है, मुबारकबाद उन लोगों को। लेकिन अब एक चीज़ ज़रूर होगी कि मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि अब अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया तो हमारे जैसे जो कभी पहले वोट नहीं डालते थे और डिस्गस्टेड और डिसल्यूजन होकर बैठे हुए थे, वो भी अब इस चीज़ के ऊपर उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं। सो मुबारकबाद उन सबको जो जीते हैं, और जो लोग नहीं जीते या जिन्होंने बहुत मेहनत की इन इलेक्शंस के लिए, उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन इस वक्त आपने ये कामयाबी ज़रूर हासिल की है कि आपने बहुत सारे लोगों को और बीच में शामिल कर लिया जो कि कभी उठ के वोट नहीं डालते थे। सो उन लोगों ने भी अब वोट डाला। अच्छा जी, दूसरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मैनचेस्टर ऑफिस जिस तरह मैंने पहले बताया था हमारा ओपन हो गया है। सो अगर कोई मुलाकात करना चाहते हैं तो इस हफ्ते इस फ्राइडे यानी इस वीक इस फ्राइडे को 17th को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में अपॉइंटमेंट्स होंगी। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट बुक करा सकते हैं। आप मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे को वहाँ पे लोगों से मुलाकात करूँगा। अब सीधा चलते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ, जो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक अच्छी खबर है, आजकल के इमिग्रेशन न्यूज़ के अंदर कोई अच्छी खबर आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छी खबर आई है। कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से डिसीजन आया है SMTN एंड JD एंड अदर्स के नाम से। इन केसेस के अंदर जो पॉइंट रेस किया गया था वो ये रेस किया गया था कि जहां पे ये वो बच्चों वाला रिलेटेड बात है जो 7 साल की पॉलिसी के ऊपर केसेस आ रहे थे और उसके ऊपर बात चल रही थी। जो इसके पीछे बैकग्राउंड है वो ये है कि 9 दिसंबर 2008 तक जो होम ऑफिस की पॉलिसी चल रही थी वो ये थी कि अगर बच्चों ने 7 साल यूके में गुजार लिए तो उनको इंडेफिनिट लीव दे दी जाती थी, और ऑब्वियसली उनके साथ जो उनकी फैमिली है उनको भी इंडेफिनिट लीव मिल जाती थी। जब दिसंबर 2008 में उन्होंने इस पॉलिसी को ख़त्म किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस पॉलिसी को इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि हमारा ह्यूमन राइट्स लॉ इतना डेवलप हो चुका है, इतना केस लॉ आ चुका है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अब केसेस को उसके ऊपर देखा जाएगा। उसका जो एक नतीजा निकला, जो कि एक थोड़ा नरम नतीजा कह लें, वो ये था कि जब उन्होंने किसी को स्टेटस देना भी इस बेसिस पे कि जी बच्चे हैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने उनको 3 साल की लीव देनी शुरू की, 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव। मेरा उस वक्त भी एक पॉइंट था और वो अभी भी पॉइंट है। मेरा वो पॉइंट उस वक्त ये था कि आपने जब 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दी एक फैमिली को या एक बच्चे को, आप उसको ये कह रहे हैं कि हम रेकग्नाइज करते हैं कि आप इतने सेटल हो चुके हो यहाँ पे कि आपको यहाँ से निकालना आपके साथ ज्यादती है, इसलिए हम आपको डिस्क्रिशनरी लीव दे रहे हैं अब, या लीव दे रहे हैं। अब उस पर डिस्क्रिशनरी लीव 3 साल की देने का मतलब यह है कि आप उनको कह रहे हैं कि जी 3 साल के बाद भी अगर आप उसी तरह से कंप्लाई करते हैं या उसी तरह से आपके कनेक्शन स्ट्रांग हैं तो फिर आपको 3 साल की और लीव दी जाएगी, और 6 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए एलिजिबल होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पॉइंट उस वक्त यह था कि एक बच्चा जो अभी ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश हो चुका है वो 3 साल बाद और एस्टैब्लिश नहीं होगा, कम तो नहीं हो सकता ना, जाहिर है और एस्टैब्लिश होगा। तो उसी वक्त इंडेफिनिट लीव क्यों नहीं दी जा रही, उसी वक्त उसको सेटल क्यों नहीं दिया जा रहा, ताकि वो जान जाए, वो समझ जाए कि उसकी जिंदगी अब यहीं पर है। ये नहीं कि 3 साल की तलवार लटक रही है कि 3 साल के बाद फिर भी कुछ होना। ये पॉइंट उससे चलता आ रहा था। इसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी गए, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आए कि जी पॉलिसी को जो गलत हटाया गया वो गलत किया गया, उस चीज़ को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, पॉलिसी को चेंज किया जाना, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई और चैलेंज नहीं कर सकते। सब वो एक केसेस की लाइन चली। फिर कुछ और केसेस की लाइन ऐसे चली कि जी जो फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं उनको उसके अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स, वो भी लाइन एक रद्द कर दी गई। अब ये वाला जो केस आया है जो मेरे ख्याल है 8 मई का केस है, ये जो हैंडेड डाउन बाय द हाई कोर्ट, उसके अंदर ये चीज कही गई है कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को देखना, यानी सेक्शन 55 बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो सेक्शन 55 के अंदर जो ड्यूटी डाली गई है डिसीजन मेकर के ऊपर, वो ड्यूटी फुलफिल नहीं होती अगर आप 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये पॉलिसी अनलॉफुल है कि 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दी जाए, बिकॉज ये बच्चे को कंफर्म नहीं करती कि वो बच्चा अब यहीं पर रहेगा। वो पॉलिसी बच्चे को एक मेंटल अजियत का निशाना बनाए रखती है
क्योंकि बच्चे को यह नहीं पता कि मैं अभी तक यहां पे सेटल हुआ हूं कि नहीं, 3 साल बाद क्या होना है, 6 साल के बाद क्या होना है। सो उन्होंने कहा कि ये बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है और इस चीज को अनलॉफुल करार दे दिया गया। अभी इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं इस केस के बाद ये कहा गया है, इस केस में ये कहा गया है कि अगर कोई डिस्क्रेशनरी लीव दी जा रही है बच्चों को उनके यहां रहने की बेसिस पे, तो वो डिस्क्रेशनरी लीव नहीं होनी चाहिए, उनको इंडेफिनिट लीव ही मिलनी चाहिए, उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलना चाहिए। ये चीज उन लोगों के लिए बहुत खुशाइंद है जो कि अपने केसेस अप्लाई जिन्होंने किया था, इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था और उनको आगे से 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी, जो कि बच्चों के साथ बड़े सालों से रह रहे हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी बन सकती है। बिकॉज एक पॉसिबल बात जो अब नजर आती है वो ये कि आप अपने पुराने डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि जी ये फैसला क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से इसको रद्द कर दिया गया है कि ये बात ठीक है, सो हमारे बच्चे को इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए। अब अगर बच्चे को इंडेफिनिट लीव मिलेगी तो बाय इंप्लीकेशन जो फैमिली है उसको भी इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए। सो अगर ये चीज चल रही है तो ऑब्वियसली सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अब जज ने आगे ये नहीं कहा कि जी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी इस वक्त चल रही है उसके बारे में क्या है। जज ने सिर्फ ये कमेंट्स दिए हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अब इस डिसीजन की रोशनी में अपनी पॉलिसी को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि अब जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है। अगर बच्चे ने 7 साल से ज्यादा यहां पे गुजार लिए तो उसको 2.5 साल की लीव मिल रही है, और 2.5 साल का मतलब क्या है, उसने 2.5 साल फिर 2.5 साल फिर 2.5 साल फिर 2.5 साल के बाद जाके इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। सो अगर कोर्ट ने यह कहा कि जी 3 साल और 3 साल की पॉलिसी गलत है तो 2.5 साल की 4 एक्सटेंशन तो वैसे ही गलत होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त अब वो एक पोजीशन बन रही है इस केस को देखते हुए कि जहां पे ये कहा जा सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पॉलिसी गलत है, 2.5 साल की लीव नहीं मिलनी चाहिए, उसके बजाय इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए या ज्यादा परमानेंट लीव मिलनी चाहिए। इस चीज के लिए अब सवाल ये उठता है कि जी इसको आप कैसे चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे, क्या आप नई एप्लीकेशन करेंगे या आप इसको कहीं और लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे रिकंसिडर करो। अब रिकंसिडरेशन का हम जानते हैं कि वो आप क्या कर रहे हैं। रिकंसिडरेशन जो हम आजकल करते हैं उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा एक रिजेक्शन लेटर आ जाता है। उस रिजेक्शन लेटर में वो कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है इस चीज को कंसिडर करने की। मैं समझता हूं इस डिसीजन को देखें और इसके अलावा जो पुरानी चीजें भी हैं उनको भी अगर देखें तो उसके अंदर सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए आप उसको 100% चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज कहां पे करेंगे, ऑब्वियसली दो पार्टीज हैं, होम ऑफिस कहता है हम आपको राइट ऑफ अपील नहीं दे रहे, हम कहते हैं कि ये आपका फैसला गलत है, तो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट। सो इसलिए अब जो मेरा ख्याल है जो बात बनती है यहां पे, जो एक कॉमन सेंस अप्रोच बनती है वो ये कि अगर आपको डिस्क्रेशन लीव दी जा रही है आपके बच्चों की बेस पे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इस केस की रोशनी में और ये कह सकते हैं कि नहीं मुझे परमानेंट लीव मिलनी चाहिए यहां पे, क्योंकि जो बच्चा अगर 7 साल गुजार के सेटल हो चुका है और आप रिकग्नाइज करते हो कि वो सेटल हो चुका है उसको और भी टाइम मिलना चाहिए, उसको इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए, ये सोच के कि 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद वो और ज्यादा ही सेटल्ड होगा, कम सेटल्ड नहीं होगा। सो आई थिंक बड़ा एक अच्छा केस आया है जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। जो इससे गवर्नमेंट सारा कुछ करना चाह रही है उन सब चीजों के खिलाफ जाती है बात। आज मुझे कोई आके बता रहा था कि जी क्वीन की स्पीच में उन्होंने कहा कि जी वो लंबी अपीलें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, इसलिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि इमिग्रेशन सिस्टम को इतना शॉर्ट बना दिया जाए कि आपको जैसे आपने अप्लाई किया अगर आप ठक 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 लॉ के अंदर नहीं आते तो आपको फौरन रिफ्यूज कर दिया जाए और आपको यहां से निकाला जाए। अपील प्रोसेसेस को कम करने का या उसको शॉर्ट करने का मकसद क्या है, इसीलिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम चांसेस दिए जाएं कि आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आगे लीव ले सकें। लेकिन हमेशा की तरह जो मैं बात कहता आता हूं, आज का कानून कल हो सकता है हो या ना हो, क्योंकि कोर्ट्स हमेशा मौजूद होते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है, नए लॉज आ सकते हैं, जो नए लॉज बनाए जाते हैं उनको भी चैलेंज करके किसी ना किसी बेस पे हटाया जा सकता है। सो आप बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हम जो देख रहे हैं ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल से मैंने तो अपनी सारी एप्लीकेशंस में इस केस को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, क्योंकि एज ऑफ टुडे ये लॉ है। सो अगर ये लॉ अभी है जिसमें कोर्ट ने ये चीज कही है, होम सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपना ये डिसीजन चेंज करना चाहिए, अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। फौरन तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसी कोई चेंज आएगी लॉ के अंदर, लेकिन यह जरूर होगा कि अगर इसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाया जाए, इसको कहीं और आगे चैलेंज किया जाए, तो आप उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं कि यह फैसला कहता है कि बच्चों के इंटरेस्ट में नहीं है कि आप उनको डिस्क्रेशन लीव दें, तो आप उनको डिस्क्रेशन लीव क्यों दे रहे हैं, उनको आप परमानेंट लीव क्यों नहीं देते। आई थिंक काफी चीजें इसमें से निकलेंगी, काफी मजेदार बातें निकल सकती हैं और काफी अच्छे केसेस बन सकते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी अब आगे सिचुएशन कैसे चलती है। अब मेरा ख्याल अपने फोन कॉल्स की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। एक ये है कि मेरा एक जानने वाले हैं, उन्होंने 10 इयर्स का केस अप्लाई किया हुआ है। वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। 4 मंथ्स हो गए उनका केस अप्लाई हुए, बायोमेट्रिक हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। ठीक। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जी। तो अगर वो यूनिवर्सिटी से अपना लिंक खत्म कर देते हैं तो क्या उसके केस के ऊपर कोई इफेक्ट हो सकता है? यानी कि उसकी कोई रीटेक एग्जाम करने हैं और उसकी वजह से उसकी स्टडी में 2 मंथ्स का गैप आ रहा है, तो क्या अगर वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जी ये हम इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर रहे हैं, जी, तो क्या उसके 10 ईयर्स की केस के ऊपर इफेक्ट करेगा? ओके, और बताइए। क्वेश्चन ये है कि मेरी और फैमिली जो थी, वाइफ का स्पाउस वीजा था तो 2 ईयर्स का वो खत्म होने वाला है। जी। मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, मैं ब्रिटिश हूँ, और लेकिन मैं टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ और मेरी इनकम तकरीबन आफ्टर टैक्स 900 प्लस है। ठीक। तो मैं फैमिली टैक्स क्रेडिट लेता हूँ और सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट लेता हूँ। जी। तो क्या ये मेरे केस के ऊपर, मतलब मेरी वाइफ जॉब नहीं करती है, तो क्या अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इससे कोई नेगेटिव तो नहीं होगा मेरी वाइफ के वीजे के? ओके, चलो मैं बताता हूँ जी। सर, पहली बात आपको मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। जो टैक्स क्रेडिट्स की बात होती है, जब भी आप खुद एप्लीकेंट होते हैं, आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। आपके केस में आप एप्लीकेंट नहीं है, आपकी वाइफ एप्लीकेंट है। अगर आपकी वाइफ खुद बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं कर रही तो उनको कोई मसला नहीं है। अगर आप कर रहे हैं और आपका सारा कुछ चल रहा है, दैट शुड बी ऑल राइट, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब आपकी वाइफ का टाइम पूरा हो जाता है 2 साल का, उन्होंने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं जहाँ पे बेनिफिट्स का लिखा होता है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं साफ साफ कि वो कोई बेनिफिट्स नहीं ले रही, उन्होंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया। आपको एज अ ब्रिटिश नेशनल अपने राइट्स हैं कि आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो वो चीज़ आपकी सेपरेट है, लेकिन आप उनके लिए, वाइफ के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज शी शुड नॉट हैव एनी रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। तो ये तो आपका एक सवाल हो गया कि आप अगर ले रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ को नहीं कोई भी लेना चाहिए। अब आपका पहले सवाल की तरफ आता हूं। सवाल आपका जिस तरह मुझे समझ आया वो ये है कि एक बंदा है जो यहां पे 10 साल से रह रहा है, उसने अपने 10 साल की बेस के ऊपर अब अप्लाई कर दिया है कि जी मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं यूके में लीगली। उस बेस पे पैराग्राफ 276 के अंदर जो मेरी एप्लीकेशन बनती है इंडेफिनिट लीव के लिए, मैं वो एप्लीकेशन डाल रहा हूं। अब उस एप्लीकेशन को गए हुए आपने बताया 4 महीने हो गए हैं, उनके बायोमेट्रिक्स हुए हुए भी 3 महीने हो गए हैं। दैट मीन्स कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, इट्स अ वैलिड एप्लीकेशन, उसके ऊपर अब फैसला होना है। जो टोटल टाइम आमतौर पे कहा जाता है 5-6 महीने का टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडेफिनिट लीव के एप्लीकेशंस में। सो एक तो वो चीज़। दूसरी बात ये, जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उन्होंने 10 साल कंप्लीट करके अप्लाई किया, यानी ऑन द बेसिस कि आई हैव कंप्लीटेड माय 10 इयर्स। अब अगर उनका स्टूडेंट वीज़ा चल रहा था और वो अभी भी चल रहा है और उनका कॉलेज भी चल रहा था, अगर वो कॉलेज जाना बंद भी कर देते हैं और कहते हैं कि जी मैंने कंटिन्यू नहीं करना कॉलेज के साथ, तो उसका उनकी 10 इयर्स की एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज 10 इयर्स की एप्लीकेशन इज ऑन द बेसिस कि जो टाइम पीरियड उनका बनता है, जिस डेट से जिस डेट तक उनके 10 साल कंप्लीट होते हैं, उन 10 सालों के अंदर वो कहीं इन ब्रीच नहीं रहे, उनके कहीं पर कोई गैप नहीं आया, उनके हमेशा वीजे कंटिन्यूसली चलते रहे हैं। अगर वो सिचुएशन है तो उस 10 साल की बेस पे उनको इंडेफिनिट लीव मिलनी है, ना कि इस बेस पे कि अब क्या हो रहा है। सो आई वुड से डोंट वरी अबाउट इट। अगर उन्होंने कॉलेज उनका खत्म भी हो जाता है या कोई गैप आ जाता है, कोई मसला भी हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज 10 साल की बेस पे वो अप्लाई कर चुके हैं। अगर उस 10 साल का वो सारा एविडेंस लगा चुके हैं कि वो लीगली थे यहाँ पे एंड एवरीथिंग वाज ऑल राइट, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि उनको किसी और वजह से कोई कॉलेज की तरफ से क्या मसला हो सकता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे 2 छोटे से सवाल हैं बुखारी साहब। बताइए सर। पहला सवाल ये कि जो अक्टूबर के बाद उन्होंने B1 का जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रखा है सेटलमेंट के लिए, ये पता करना चाहता कि जो जिन लोगों ने यहाँ से यूके से डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की, उनके लिए भी ये होगा या वो एग्जाम टेस्ट है? ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मैंने स्टूडेंट वीजे से पोस्ट स्टडी वर्क वीजे पे स्विच किया था, ठीक है। मेरे साथ मेरे डिपेंडेंट भी थे, लेकिन उन्होंने स्विच नहीं किया था, वो स्टिल उस पे स्टूडेंट वीजे के डिपेंडेंट पे ही हैं अभी। अच्छा, तो क्या उनका मैंने वीजा चेंज करवाना पड़ेगा या वो ट्रेवल कर सकते हैं इसी वीजे पे, स्टूडेंट डिपेंडेंट पे ही? ओके, चलो मैं बताता हूँ सर। ओके, ठीक है। सर, पहला सवाल आपका,
अगर आपने यूके से डिग्री की है जो कि विच इज़ अ टॉट डिग्री इन इंग्लिश, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट डिग्री शुड बी रिकग्नाइज्ड कि उसके अंदर आपके वो B1 लेवल से ऊपर होगा, तभी आपने वो डिग्री यहाँ से की है। सो आई डोंट थिंक कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी ये मेरी एक ओपिनियन है, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने इसको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पहले नहीं देखा हुआ, लेकिन जो मुझे बात समझ आती है वो यही है कि अगर आपकी यूके टॉट मास्टर्स डिग्री है, आपने यहाँ पे रहते हुए वो डिग्री कंप्लीट की है, यानी आप इंग्लिश बोलते होंगे, इंग्लिश समझते होंगे उस लेवल पे कि आपने यहाँ से डिग्री कंप्लीट की है, तो उसमें B1 की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका पहला सवाल हो गया। जो दूसरा आपका सवाल था कि जी कोई स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के तौर पे वो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आपके पास PSW ऑलरेडी आ चुका हुआ है और आपने अभी तक उनको स्विच नहीं किया, तो वो ट्रैवल कर सकते कि नहीं। ये चीज़ याद रखिए, अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं और आपके स्टेटस से उनका स्टेटस निकलता है, सो अगर आपके पास अब वो स्टूडेंट वीजा नहीं है तो उनकी डिपेंडेंसी कैसी? उनकी तो कोई डिपेंडेंसी नहीं बनती। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी क्या होता है कि यूकेबीए की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता अगर आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ रह रहे हैं और वो पुराने वीजे पे चल रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अच्छा जेन्युइन इनकी रिलेशनशिप है, इनका मेन एप्लीकेंट ने चेंज कर लिया, हो सकता है कोई पैसों का मसला हो सकता है मेंटेनेंस का मसला हो, जो भी रीजन था। लेकिन अगर वो ट्रैवल करना चाहेंगे तो जब वो वापस आएंगे एयरपोर्ट पे तो उनको आके दिखाना होगा कि उनके पास कौन सी एंट्री क्लियरेंस है। अगर वो आके दिखाते हैं कि जो उनके पास स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा है, तो वहां पे जरूर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, बिकॉज जब वो एयरपोर्ट पे चेक करेंगे तो उनको नजर यही आएगा कि जी आप तो स्टूडेंट वीजा पे हैं ही नहीं। सो जिस चीज से आपका स्टेटस डिराइव होता है, उनका स्टेटस डिराइव होता है, वो चीज ही खत्म हो चुकी हुई है। सो मेरा मशवरा आपको ये होगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि आप उनका यहां से स्टेटस पहले चेंज करा लीजिए, उनको डिपेंडेंट्स बना लें अपना PSW के ऊपर, उसके बाद वो जाएं और फिर अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो जरूर ट्रैवल करें। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अपना टीवी पर मेरे 3 क्वेश्चन हैं जी। एक्चुअली मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। हाँ जी, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और उनको 7 साल जुलाई में पूरे होंगे। 6.5 साल की उम्र में जब वो यहाँ पे 6.5 साल थे तो मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला था, स्टूडेंट वीजा था, तो मैंने FLRO की एप्लीकेशन डाल दी थी, जिसका मुझे रिफ्यूजल सेक्शन 47 के तहत आ गया था 4 महीने के बाद अप्रैल में। वो अपील मैंने डाल दी है 3 मई को। लेकिन उसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि उस अपील के साथ फीस मैंने नहीं लगाई, तो कितने दिनों तक फीस का लेटर मुझे मिलेगा? सेकंड क्वेश्चन कि ये अपील को कितना टाइम लगेगा जब लिस्ट होएगी? और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो अपील लगी है, आया मुझे इस अपील में जज के पास जाना चाहिए या फिर मुझे नई एप्लीकेशन 7 साल जब जुलाई में हो तो होगा? एक एडिशनल क्वेश्चन, आज जैसे आपने कहा कि वो ILR मिलेगा इन बच्चों को 7 साल में, तो हमारे लिए भी इसका कोई आएगा या नहीं? मैं टीवी पे सुनूंगा तो प्लीज। ओके, आप गौर से सुनिएगा जी। पहला सवाल आपका जो मुझे समझ आता है वो ये कि जी आपने अपील कर दी है इनकी, और अपील आपकी अब जब सुनी जानी है, पहले अभी आपने उसके फीस के बारे में पूछा कि आपने फीस साथ नहीं भेजी, उससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब आप एप्लीकेशन भेज देते हैं अपनी, जब आप अपील सबमिट करा देते हैं, अगर उसके साथ फीस आपने नहीं भी भेजी तो बाद में आपको लेटर आ जाता है। लेटर की आमतौर पे 3-4 हफ्ते का टाइम मैक्सिमम होना चाहिए, या कभी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, बट जनरली इट्स नॉट कि जी 6 मंथ्स लगेंगे आपको वो लेटर आने में। 3-4 हफ्ते के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर आपको उसका लेटर आ जाना चाहिए कि आप फीस जमा करा दीजिए। पहला सवाल तो वो हो गया। बाकी बात आती है टाइम की कि जी टाइम कितना लगेगा। जिस दिन से आपने नोटिस ऑफ अपील फाइल किया है उस डेट के बाद आपको विदिन 4 वीक्स 5 वीक्स आपको नॉर्मली हियरिंग डेट मिल जाती है, और जो हियरिंग डेट होती है वो उससे आगे 3-4 हफ्ते की होती है आमतौर पर। डिपेंड करता है कोर्ट के पास रश कितना है, डिपेंड करता है कि कितनी अपील्स ऑलरेडी डली हुई हैं जिनको अभी डिसाइड करना है, कितनी ऐसी हैं जो सिस्टम में हैं। सो उसके मुताबिक आपको जो टाइम फ्रेम मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन कपल ऑफ मंथ्स आपकी अपील सुनी जानी चाहिए। सो ये तो उसका फैसला हो जाता है। तीसरी बात ये आती है कि जी अपील में जाना चाहिए कि नहीं, जज के सामने जाना चाहिए कि नहीं। अगर तो आप अपील करते हैं तो अपील को पेपर्स पर डिसाइड कराना मेरे नजरिए में तो अच्छा नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, बिकॉज पेपर्स पे आपने एक चीज़ दी, अगले ने पढ़ा, उसको कोई सवाल उठा तो उसके पास कोई जवाब देने वाला नहीं है, उसने सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर फैसला करना है जो वहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप हियरिंग पे जाते हैं, आपका बैरिस्टर साथ जाता है, आपके सोलिसिटर ने पहले केस को तैयार किया हुआ है, तो आपके पास तमाम तर वो चांसेस मौजूद होते हैं जिस पे आप जज को अपना केस एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो मेरे नजरिए में तो हमेशा जज के सामने जाके ओरल हियरिंग पे केस को लड़ना 100 गुना बेहतर होता है बजाय ऐसे कि आप पेपर्स पे करें।
अब बात आती है कि आपके केस में इसकी क्या सेंस बनती है। आपने बताया कि आपने जब एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके बच्चों को सिर्फ 6.5 साल हुए थे यहाँ पे। सो अगर आप ये मुझसे पिछले हफ्ते तक बात पूछते तो मैं आपसे कहता कि जी आपको इसमें अपील में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने इसको कंसिडर नहीं करना। उन्होंने ये कहना है कि जी रूल्स के मुताबिक जो हमारे रूल्स अब ह्यूमन राइट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन बच्चों को 7 साल गुजर जाने चाहिए थे। अगर वो 7 साल नहीं गुजरे हुए तो आप उस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते। सो जो मैं इसमें अब बात आपको कहूंगा, ये अब जो नए केस की बात की है, इस केस के बाद जज को कंसिडर करना पड़ेगा कि उन बच्चों के जो 7 साल गुजर गए हैं वो इमिग्रेशन रूल्स के बाहर भी अगर गुजरे हैं देन दैट्स फाइन। जरूर जाइए अपील में, इसको जरूर फाइट कीजिए, अपने बच्चों का सारा एविडेंस लगा के और फिर इसको फाइट कीजिएगा। बच्चों को आपके अपील में जाने से पहले मेरा ख्याल है सॉरी आपके बच्चे जुलाई में आपने कहा 7 साल हो रहे हैं। सो आप जब अपील में पहुंचेंगे तो प्रॉब्ली जुलाई से पहले आपकी अपील सुनी जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी के उस पर एग्जैक्टली डेज क्या हैं, कौन से दिन आपके बच्चों को 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इन एनी इवेंट जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको जाके अपना सारा ह्यूमन राइट्स का लॉ डिस्कस करना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे सिर्फ बता दूं कि होम ऑफिस जब डिसीजन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स को देख के डिसीजन करता है, उसके अंदर वो और बाकी केस लॉ को नहीं देखते। लेकिन जज के सामने जब आप जाते हैं तो जज ने इमिग्रेशन रूल्स को भी देखना है और उसके अलावा उसने बाकी तमाम केसेस को भी देखना है, जो केस लॉ वगैरह है जो इसके ऊपर आर्टिकल 8 के ऊपर डेवलप हुआ है, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ का, और उसके अंदर बच्चों के बड़े केसेस आते हैं जिनके अंदर उनको जिस तरह ज़ेडेस तांजानिया है या बाकी केसेस, MF नाइजीरिया ये कहता है कि इस केस को इन केसेस के अंदर उनको सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक जी। आपकी सिचुएशन उस तरह की है कि अभी आपको किसी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि आपको इंडेफिनेटली लीव अभी मिलेगी कि नहीं, बिकॉज डिपेंड करता है होम ऑफिस कैसे रिएक्ट करता है इस केस के बाद। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। वो ये भी कर सकते हैं कि बस वो पार्लियामेंट में जाके एक नया लॉ बना दें कि नहीं जी ये सारे जो केसेस वगैरह हैं इनसे हम पावर ही ले लें, पार्लियामेंट सिर्फ एक लॉ बना दे एंड दैट्स इट, वहीं पर मामला एंड हो जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपने सवाल जवाब का सिलसिला फिर जारी करेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वापस खुशामदीद कहता हूं। अपने सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, शुक्रिया जी। मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। पहला ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं और हमें भी नेक्स्ट ईयर 10 ईयर पूरे हो जाएंगे और बच्चे मेरे डिपेंडेंट वीजे पे हैं, जो 2 साल का है। तो पूछना ये कि बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं और उनका चाइल्ड बेनिफिट हम ले सकते हैं कि नहीं। बच्चे यहीं पैदा हुए हैं? जी यहीं पैदा हुए हैं। ओके ठीक। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 2 साल पहले लाइफ एंड यूके टेस्ट पास किया था, तो अभी नेक्स्ट ईयर मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करूंगी, तो क्या वही चलेगा या मुझे नया करना पड़ेगा? ये आपने कब अप्लाई करना है इंडेफिनेट के लिए? नेक्स्ट ईयर जुलाई में। नेक्स्ट ईयर जुलाई में, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जी। जो पहला सवाल है आपका, अगर आपके बच्चे यहीं पे पैदा हुए और बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 10 साल गुजर गए हैं, तो जब उनके 10 साल पूरे होते हैं वो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश नेशनल। अक्सर लोग कहते हैं जी सीधा रेड पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, नहीं, आपने उनको रजिस्टर कराना है पहले एज ब्रिटिश नेशनल्स, उसके बाद जाके आप उनके पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जब आपका टाइम कंप्लीट होता है अगर आपके बच्चों को इंडेफिनिट लीव पहले मिल जाती है और उनके 10 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों के 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सिर्फ उसकी बेस पे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ब्रिटिश नेशनलिटी, उनको रजिस्टर आप करा सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपका था कि आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पिछले साल या इस साल आपने कर लिया था, अगले साल आपने अप्लाई करना है, तो वही टेस्ट चलेगा कि नया टेस्ट होगा। ये चीज़ याद रखें, अक्टूबर दिस ईयर, अक्टूबर 2013 के बाद जिन लोगों ने अप्लाई करना है फॉर इंडेफिनिट लीव या फॉर नेशनलिटी, उनको नया टेस्ट भी करना होगा और उनको उसके साथ साथ B1 लेवल का लैंग्वेज टेस्ट भी दिखाना होगा। अब B1 लेवल का मतलब क्या है कि आपकी इंग्लिश इस लेवल की है कि आप रोज़मर्रा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकती हैं। आपका वो क्योंकि जो बिल्कुल एक बेसिक लेवल होता है उससे उन्होंने हटा के अब एक थोड़ा सा हायर लेवल कर दिया, और वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो लोग यूके में सेटल होना चाहते हैं उनकी इंग्लिश इस लेवल की होनी चाहिए कि उनको यहाँ पे इंटीग्रेशन में मसला ना हो।
सो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, आप बात नहीं कर सकते किसी के साथ, तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए भी एलिजिबल नहीं हो सकते। इस चीज़ को उन्होंने कानून बनाया है। सो आपने जब अप्लाई करना है, क्योंकि आप अक्टूबर 2013 के बाद अप्लाई कर रहे होंगी, आपको B1 लेवल टेस्ट भी करना होगा, और आपका जो टेस्ट है, मेरा तो ख्याल है कि आपको उसके बाद लाइफ इन द यूके टेस्ट जो नया वाला है वो भी कर लें तो बेहतर है, ताकि किसी किस्म का कोई शक रहे ना। अभी जो हमें सुनने को मिलता है, अगर हम फ़ोन करके पता करते हैं, तो यही कहा जाता है कि जी लाइफ इन द यूके टेस्ट आपका वैलिड रहेगा, वो थ्रू आउट चलता रहेगा। बट मेरी एक अपनी सोच ये है कि अगर आप कर सकते हैं दूसरा लाइफ इन द यूके टेस्ट, तो ज़रूर कर लीजिए। मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आपका एक लेटेस्ट टेस्ट होता है। अगर आप नहीं कर सकते उसको, या आपको प्रॉब्लम पड़ती है, या आपको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो फिर ठीक है, पुराना वाला लेके चलें, ऑन द बेसिस कि उन्होंने अनाउंसमेंट यही की थी कि जी जो पुराने टेस्ट हैं वो अभी भी चलते रहेंगे, सो उसमें वो चलने चाहिए। लेकिन इन एनी इवेंट आपको B1 फिर भी करना पड़ेगा आफ्टर अक्टूबर 2013। ओके जी, उम्मीद है आपको क्लियरली जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं पश्मीने बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप वोट डालने गए, चंद खुश नसीबों में से एक हैं। थैंक यू जी, बड़ी मुश्किल लगी लेकिन कर आया हूँ मैं जाके। पिछले 3-4 दिन में 5-6 घंटे सोया हूँ बस सारे। बस अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और पाकिस्तान को भी सही सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल। मेरा आपसे बस एक छोटा सा सवाल है। मैंने अपनी वालदा के लिए अप्लाई किया था पिछले साल जुलाई में, आपके थ्रू ही, तो उनका अभी तक जवाब नहीं आया। अब वो जरा बुजुर्ग हैं तो थोड़ी पैनिक कर जाती हैं कि पता नहीं अभी तक आया नहीं। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स भी दिसंबर में ले लिए थे, तो उसका अगर आप बता दें कोई टाइम स्पेन है या। आपको मैं बिल्कुल बताता हूँ जी क्या, बड़ी मजे की बात है, आपने अच्छा किया मेंशन कर दिया। अब सुनने वाले भी काफी महसूस होंगे इस चीज को सुन के कि क्या हो रहा है। UKBA के लिए एक बड़ी मजे की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। अभी भी अगर आप इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। आई थिंक डिस्पैचेस के नाम से चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें उन्होंने किया ये कि 2 अंडरकवर उन्होंने अपने एजेंट्स UKBA में भेजे कि जी उनको काम मिले वहां पे। अब वो जो एक मेरा ख्याल है £6.50 पे या £7.50 पे काम कर रहा है, और एक £8 समथिंग के ऊपर काम कर रहा था, जिनको दोनों को रिक्रूट किया गया UKBA की तरफ से। अब UKBA की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास टारगेट्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, उन टारगेट्स के लिए हमें और केस वर्कर्स चाहिए। अब ये लोग वो हैं जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, इनकी कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है, इनको कुछ नहीं बताया गया कि कानून क्या कहता है, ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ये किया गया, इनको रिक्रूट करके एक कमरे में जमा करके इनको एक ब्रीफिंग दी गई कि हमने क्या क्या करना है। उन ब्रीफिंग्स के अंदर इनको बताया गया कि आपने फैसले कैसे करने हैं। यानी आप और मैं जिस तरह के लोग जिनके ऊपर इन्होंने फैसले करने होते हैं, जिनकी जिंदगियों का फैसला UKBA के हाथ में होता है, वो फैसले दिए जा रहे हैं ऐसे लोगों के हाथ में जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है कि कानून को किस तरह से देखना है। उनको एक चेकलिस्ट दे दी जाती है कि इस चेकलिस्ट के मुताबिक देखो ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, और उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई केसेस की कि कौन से केसेस हैं जहां पे फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, कौन से केसेस हैं जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, कौन से केसेस जहां सिंगल लोग हैं, कौन से केसेस किस तरह के। और उनको बताया जा रहा है कि कौन से केसेस को आपने जल्दी जल्दी निपटा देने, कौन से केसेस हैं जो कि सीनियर लेवल केस वर्कर के हैं और उनको तो बिल्कुल छोड़ दो। अब उसके अंदर मेरे ख्याल है 50,000 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जो फैमिलीज के ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, जहां पे के कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं कि पहले इतने साल से वो आए में, इतनी देर से रुके में, इतनी देर से उनके साथ ये मसला वो मसला, उस तरह के कितने केसेस उन्होंने पकड़े हैं कि जो कि 50,000 से ज्यादा वो एस्टिमेट कर रहे थे कि केसेस हैं। और लिटरली डब्बों के अंदर फाइलें बंद पड़ी हुई हैं जिनको कि वो देखते भी नहीं है, जिनका किसी को पता ही नहीं है। ऐसे केसेस हैं कि जिनकी कोई अल्फाबेटिकल किसी किस्म का ऑर्डर नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था वहां पे कि वो कह सकें कि जी ये एक फाइल चाहिए तो ये फाइल कौन लेकर आएगा। अब वो किसी को बताते हैं। अब एक बंदा जा रहा है और लिटरली ये वो उसमें दिखा रहे थे कि वो हर डब्बा खोल के, हर चीज खोल के, एक एक करके फाइलों को उठा के देख रहे हैं कि ये फाइल किधर पड़ी हुई है। यानी कोई अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ के साथ सॉर्टिंग नहीं है, कोई रेफरेंस नंबर के साथ सॉर्टिंग नहीं, कुछ नहीं, बस डंप किया हुआ। अब मैं आता हूं आपके सवाल के पीछे, सवाल के ऊपर आता हूं, क्योंकि ये सारी चीज उससे रेलेवेंट थी इसलिए बता रहा हूं। अब हुआ ये कि ये केसेस जिस तरह के बैकलॉग्स इकट्ठे हुए हैं, अब केसेस तो हम हर रोज डाल रहे हैं। अब कोई भी वकील होता है, उसके पास रोजाना क्लाइंट्स आते हैं, वो रोजाना तैयारियां करते हैं केसेस की, केसेस को तैयार करके फिर डालते हैं।
अब क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको कि जी जो नए केसेस आ रहे हैं उनको पहले निकाल दो, जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो पुराने केसेस पड़े हुए हैं उनको चलने दो, उनको जब टाइम आएगा तो देखेंगे। उसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उन्होंने कब फैसला करना है, कोई टाइम फ्रेम किसी किस्म की हम एक्सपेक्ट अभी भी नहीं कर सकते कि कब फैसला उन्होंने करना है, बिकॉज ये केसेस चल रहे हैं। जुलाई 2012 में स्वीपिंग चेंजेस आई थी। अब उन चेंजेस से पहले जिन केसेस को डाला गया, मैंने खुद सैकड़ों केसेस डाले थे अपनी फर्म की तरफ से, अब उन केसेस के यही हो रहा था कि 6-8 महीने बाद उनके बायोमेट्रिक्स आए हैं और उसके बाद अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके फैसले कब आने हैं। अब जुलाई से जुलाई आप देख लें 1 साल होने वाला है, 2 महीने शॉर्ट रह गए हैं। सो ये चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अब जो एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं उनके अंदर अब मेरे पास ऐसे भी डिसीजंस आ रहे हैं जो अभी हमने मार्च में एप्लीकेशंस की हैं या अप्रैल में एप्लीकेशंस की हैं, यानी 1-1, 2-2, 1.5 महीने के अंदर वो केसेस को निपटा रहे हैं। कईयों के स्टेटस भी आ रहे हैं लेकिन मोस्टली रिफ्यूजल्स। आजकल जो बेड़ा गर्क हो रहा है लॉ का, वो किस तरह से हो रहा है कि मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि फैमिली वाले केसेस हैं, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि हस्बैंड वाइफ पिछले 6-7 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, वाइफ यूके की नेशनल है, ओरिजिनली पाकिस्तान से है भी नहीं, बंदा पाकिस्तान से है, इतने साल उनको कोहैबिटेशन करते हुए हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी आप अभी भी अपनी लाइफ जाके वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जिस एक केस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अंदर एक मजे की बात जो थी, वो खैर मजे की बात क्या है, एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि होम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज किया। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी आपकी वाइफ अरबी बोलती है या अरबी लिख सकती है तो ये आके पाकिस्तान में सेटल हो सकती है। अब मुझे बताएं ये किस किस्म का डिसीजन है जो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक अरबी बोलने वाला जाके सेटल हो सकता है जो यहां पे पता नहीं 20-25 साल से रह रहा है। ये भी एक फैसला। ऐसे भी केसेस हैं जहां पे एक साहब यहां पे रह रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उनकी शादी होती है अपनी बीवी के साथ, बीवी का कोई अभी स्टेटस नहीं है, लेकिन इकट्ठे रहते हुए उनको 5-6 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, और वो उनको बीवी को रिफ्यूज करके कहते हैं आपकी फैमिली लाइफ में कोई मसला नहीं, आपके हस्बैंड आपके साथ पाकिस्तान जाके रह सकते हैं। जो बंदा 35 साल से यहां पे बिजनेस कर रहा है उसको आप कह रहे हैं कि जी तुम छोड़ छाड़ के सब कुछ पाकिस्तान जाके रहना शुरू कर दो। अजीब फजूल अहमकाना किस्म के डिसीजन है, लेकिन अब इनको हमें चैलेंज करना पड़ रहा है इन जुडिशियल रिव्यू। इनको हम हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां पे जाके होम ऑफिस की तरफ से क्या होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको उनको या तो वापस लेना पड़ेगा या कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। अब जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि होम ऑफिस वाले अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट से उनके खिलाफ कोई फैसला आए, बिकॉज वो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो कोशिश यही करेंगे कि जी इनको केसेस को वो किसी तरह से बाहर ही निपटा लें, एक ही करके उनको स्टेटस देना शुरू कर दें ताकि वो एक पूरा कानून ना बने। अब आपकी केस में जो सिंपल सवाल था आपका वो ये था कि आपकी मदर का केस जुलाई का डला हुआ है, अभी उसके बायोमेट्रिक्स उनके हो चुके हुए हैं, अभी इंतजार कीजिए, जब उसका फैसला आता है उम्मीद है फैसला आपके हक में होना चाहिए। अगर मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है तो आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि फैसला आपके हक में होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अगर कोई मसला होता है ऑब्वियसली फिर हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन सिंपल चीज ये है देर लग रही है। जो पुराने केसेस है उनको उन्होंने अभी रोक दिया हुआ है, उनके ऊपर डिले हो रही है। जो नए केसेस हैं उनको कहा है कि जल्द से जल्द निपटाओ ताकि नया कोई बैकलॉग ना बने। सो पुराने केसेस उसी तरह से इंतजार में पड़े हुए हैं और नए केसेस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। सो अनफॉर्चुनेटली यही हाल है अभी यहाँ का। होपफुली कोई ना कोई चेंज आएगी, कुछ ना कुछ बदलेगा और फिर यहाँ पे हालात थोड़े बेहतर होंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी बुखारी साहब, मेरे एक 2 सिंपल से क्वेश्चन हैं। बताइए सर। नंबर 1 की मैंने दिसंबर में ILR के लिए अप्लाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ HSMP प्लस Tier 1। ओके। First week of December, and then I had my biometrics in the 4th week of January. ठीक. And since then I'm waiting. So what are the possibilities? And the second thing is, we have to go to India for a wedding, which is next week on Tuesday. Is there any possibility that that we can go? I mean, I don't know. It's a very question, to be honest. Okay. But is there any way? Because there is a family wedding, and then I had spoken to the Home Office as well last week. On the ground that under compassionate situation, if something can be done, but they said they don't count wedding as a compassionate situation. I was about to say yes. And they just said we don't care. Simply, we don't care if it's wedding. Yep. So, चलें मैं आपको बताता हूँ। Quite heartbreaking. I know it is, but you're not humans. As immigrants, you're not humans. My call gets disconnected. Another thing. Okay. Ji. So biometrics have been done. Does it mean that they may take another 2 or 3 months, or they can decline the application and send it
because I don't know how they are doing it. Okay, चलो मैं बताता हूँ जी. I know they're a bunch of idiots anyway. But well, you know my views on it. मेरे नजदीक तो सारे गधे इकट्ठे करके उन्होंने एक जगह पे डाल दिए हैं और उनको कहा हुआ कि अब ये रॉकेट को चलाओ. So you can't work like that. Anyway, चलो मैं आपको बताता हूँ जी. आपने जो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, आपको जो टाइम लगने वाली बात है, नॉर्मली 6 मंथ्स का टाइम तो आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि 5 to 6 मंथ्स का टाइम वो लगाएंगे इंडेफिनिट लीव एप्लीकेशंस करने में. कुड बी लॉन्गर, कुड बी शॉर्टर, बट जनरली दिस इज द टाइम फ्रेम दैट आई वुड गिव यू. दूसरी बात, जब आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है. बायोमेट्रिक्स होना, जिस तरह आप फीस लगाते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं एप्लीकेशन के साथ, अपना पासपोर्ट भेजते हैं, जो एक रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की, वो है आपके बायोमेट्रिक्स होना. बहुत सारे लोग, मैं बल्कि मुझे हमेशा वो वाकया याद आता है जब ये बायोमेट्रिक्स ने शुरू किए थे, तो वो एप्लीकेशन किसी की भेजी और साहब के बायोमेट्रिक्स का लेटर आ गया तो वो मिठाई लेकर आ गए थे कि देखो जी बायोमेट्रिक्स आ गए, इसका मतलब स्टेटस आ रहा है. ऐसी बात नहीं होती. So biometrics is just part of the application consideration process. So आपको अभी उसका वेट ही करना है. Biometrics के बाद कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम फ्रेम मैं आपको वही बताऊंगा कि from the time you make the application it should be 5 to 6 months. उससे ज़्यादा टाइम होना नहीं चाहिए आमतौर पे, उसके अंदर फैसला हो जाता है. जो आपने वेडिंग की बात की कि जी वेडिंग पे जाना है इंडिया में, और होम ऑफिस से आपने बात की, उन्होंने क्या कहा, और कंपैशनेट ग्राउंड्स, ये कंपैशनेट ग्राउंड्स आप ये देखें, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं कि एक बंदा है बेचारा 8-9 साल से वो यहाँ पे रह रहा है, उसकी वालदा बीमार है, शी हैज़ हेपेटाइटिस सी, ही इज़ वेरी वरीड अबाउट हर, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि जी हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं. हाँ, अगर खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाती है या डॉक्टर्स कहते हैं कि बस ये 1-2 दिन की बात है, तो वो लेटर हमें दो, और वो भी अगर हमने एविडेंस एक्सेप्ट किया तो हम एप्लीकेशन पे फैसला करेंगे. और उसका मतलब भी ये नहीं कि फैसला आपको आपके फेवर में मिलेगा, हो सकता है आपको रिफ्यूज करके भेज दें और आपसे कहें कि जी आपके पास और कोई चारा नहीं है, अब आप वापस जाइए यहाँ से. सो एज फार एज दे आर कंसर्न, कंपैशनेट ग्राउंड्स, ये चीज़, वेडिंग इज नथिंग, कुछ भी नहीं है. मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि जहाँ मियाँ बीवी बेचारे अलहदा हुए बैठे हैं, बाप बच्चों से बिछड़ा बैठा है, बीवी अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से बिछड़ी बैठी है, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं. उनको कंपैशनेट में नहीं वो कंसिडर करते, तो ये तो बड़ी दूर की बात है. सो आई डोंट थिंक कि आपकी वेडिंग के लिए आपको वो यहाँ पे कोई मौका देंगे. दूसरी चीज़ इसी पॉइंट से रिलेटेड ये भी देख लें कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है और आप उनसे कहते हैं कि जी मैंने वेडिंग के लिए जाना है, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस भेज दो, तो वो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ करके वापस भेज देंगे. बिकॉज वो ये कहीं नहीं करते कि अच्छा आपको पासपोर्ट दे दिया, जब आप ट्रैवल कर रहा हो, जब आप वापस आओगे हम तब फैसला करेंगे. नो, योर एप्लीकेशन विल स्टैंड विड्रॉन. सो उसका कोई रिस्क ना लीजिएगा. ठीक है जी. बाकी तीसरी चीज़ मेरा ख्याल है आपने बायोमेट्रिक्स के बारे में जो पूछी थी मैंने पहले कवर कर ली है कि बायोमेट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेटस मिलेगा, बायोमेट्रिक्स के बाद आपको वेट करना होता है. बायोमेट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन का एक हिस्सा होते हैं. Alright जी, best of luck, and sorry, I don't think you're going to be attending your wedding or that wedding, family wedding. Alright जी, next question लेते हैं. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम जी. जी अस्सलाम वालेकुम. मैंने ये पूछना था कि मैंने E2 रेजिडेंस एप्लीकेशन भेजी थी लास्ट ईयर नवंबर में, और एज ए अनमैरिड पार्टनर, और उसके बाद मैं शादी करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया था और वहां से मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था शेम मैरिज के केस में. और उसके बाद तकरीबन 7 मंथ तक मैं पुलिस बेल पे रहा हूँ, और मैं और मेरी पार्टनर, और बाद में पुलिस ने मेरी पार्टनर को रिलीज कर दिया था, और मेरे ऊपर उन्होंने ये चार्ज लगा दिया था कि मेरी एप्लीकेशन में, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी, तो उसमें कुछ इनवॉइसेस लगी हुई थी एप्लीकेशन के साथ. उन्होंने कहा कि ये इनवॉइसेस सही नहीं है, हालांकि वो सही इनवॉइसेस है, और उन्होंने डिसेप्शन का केस लगा के वो केस अभी जो है ना वो क्राउन कोर्ट में चल रहा है. तो क्राउन कोर्ट में भी मेरी जो हियरिंग जरा वो हो रही है. तो इन केस मुझे पूछना था कि अगर मेरा केस, वैसे तो मैं उसको फाइट कर रहा हूँ, लेकिन इन केस अगर वहाँ पे कन्विक्शन हो जाती है और होम ऑफिस मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर सकता है, तो उसके बाद मेरा इमिग्रेशन स्टेटस क्या होगा, और मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगी. और मेरा एक बेटा भी है 3 मंथ का, तो मैं और मेरे पार्टनर जिसमें हम लोग साथ रह रहे हैं. और तो मुझे ये पूछना था कि अभी मेरा उसके ऊपर इमिग्रेशन स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मेरे क्या ऑप्शंस. देखिए सर, जहाँ तक तो इमिग्रेशन स्टेटस का ताल्लुक है, इमिग्रेशन स्टेटस आपका अभी स्टेम करता है आपकी मैरिज से. अगर वो होल्ड करते हैं कि जी आपकी मैरिज शैम मैरिज है और उसके ऊपर वो आपको कन्विक्शन करना चाहते हैं, तो वो तो आपका इमिग्रेशन स्टेटस वैसे जीरो हो जाता है. दूसरी बात ये हो सकती है कि वो कहें कि जी हमने आपकी मैरिज को तो एक्सेप्ट कर लिया कि जेन्युइन मैरिज है, आपका बच्चा है, आप इकट्ठे रह रहे, या सॉरी मैरिज कह रहे हो, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया कि जेन्युइन रिलेशनशिप है, आपका बच्चा है, सारा कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. सो हम रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन द फैक्ट कि आपके पार्टनर ने एक डॉक्यूमेंट गलत लगाया बीच में, तो वो आपका एक
डिसेप्शन वाला पॉइंट बन जाता है। अब इसके अंदर देखना यह है कि अगर आपके पार्टनर ने एक डॉक्यूमेंट गलत लगाया, आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा है वो, आप तो यही कहेंगे कि जी मुझे तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया। अब वो प्रोवाइड कहाँ से किया गया? आपकी पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनाया होगा। सो आपकी पार्टनर को आंसरेबल होना चाहिए उसके ऊपर। आई एम श्योर वो आपकी विटनेस के तौर पर जाएंगी वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिसको इनवॉइस इशू की वो कौन है। अगर किसी कंपनी को इशू की, किसी इंडिविजुअल को इशू की, तो वो भी आपके एविडेंस देने को तैयार होंगे इसके अंदर कि जी ये जेन्युइन इनवॉइस है, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। थिर्डली, अगर उस इनवॉइस के मुताबिक आपकी कोई पेमेंट आई हुई है जो रिकॉर्डेड पेमेंट है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बैंक के अंदर पेमेंट हो सकती है, हो सकता है आपको उसके ऊपर चेक मिला हो, वो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें। जहाँ तक बात है आपके इमिग्रेशन स्टेटस की, प्लीज़ ये याद रखिए, अगर आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है और आपका कोई स्टेटस उससे पहले नहीं है, तो आपका आगे स्टेटस होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इंडेफिनिट लीव तो नहीं आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है कि जेन्युइन है और सब कुछ सही है, और आपकी पार्टनर दोबारा आपके साथ एप्लीकेशन करती हैं, आप एप्लीकेशन करते हैं अपने पार्टनर के साथ दोबारा डिस्पाइट योर क्रिमिनल कन्विक्शन, तो वो चीज़ भी आपकी चल सकती है, यानी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकती है। क्योंकि क्रिमिनल कन्विक्शन अगर होती भी है, सपोजिंग आपको वो कन्विक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको फाइन कर रहे हैं या आपको 6 महीने के लिए इंप्रिजन कर रहे हैं कि आपने कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लगाया एप्लीकेशन के साथ। अब वो करने के बाद आप जब बाहर निकलते हैं वापस, तो आप कहते हैं कि भाई मेरी पार्टनर है यहाँ, मेरा बच्चा है यहाँ पे, मेरे ह्यूमन राइट्स, मेरी जो फैमिली लाइफ है वो यहाँ एस्टैब्लिश्ड है, उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब आपकी पार्टनर अगर आपके साथ आपके मुल्क नहीं जा सकती हैं, तो वो भी आपके लिए एक इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल वाली बात बन जाती है। ठीक है, उस पार्टनरशिप की बेसिस पे या उस रिलेशनशिप की बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव तो नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन लीव तो मिलनी चाहिए। ठीक है, आपके जब डिस्क्रिप्शन लीव का टाइम कंप्लीट होता है, उससे तक अगर आपकी कन्विक्शन स्पेंट नहीं हुई होती, यानी 6 महीने नहीं 5 साल नहीं गुजरे होते, तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपका रिलेशनशिप है, इसकी बेस पे आपकी कोई ना कोई और एप्लीकेशन आगे जरूर चल सकती है। मेरा मशवरा आपको सिर्फ इतना होगा, आपकी केस के अंदर जो आप बता रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट गलत है और उसके ऊपर आपको क्राउन कोर्ट ले गए हैं, दैट्स एब्सोल्यूट रबिश। क्यों? वो ये सोच रहे हैं कि जी आपकी कोई शैम रिलेशनशिप है, वो शैम मैरिज वाली सिचुएशन के अंदर आपको लेके गए हैं और उसी के अंदर लेके चल रहे हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको पूरा पूरा आपको फाइट करना चाहिए। एंड आई होप कि जो कोई आपका क्रिमिनल मैटर डील कर रहा है वो उसको बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा है और उसको पूरी इसकी केस की अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज इस केस को अंडरस्टैंड करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको समझेगा नहीं केस को, वो उसको सही तरह से फाइट नहीं कर सकेगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। हमारी ईमेल आपके सामने मौजूद है, आप कहीं पे भी मिलना चाहें मुझसे, आप इल्फर्ड वाले ऑफिस में मिलना चाहें या मैनचेस्टर ऑफिस में मिलना चाहें या हेड ऑफिस फिंचली में मिलना चाहें, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, हम वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या आप हमें कॉल करके वहाँ पे भी आ सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जिन लोगों से बीच में बात होती रहती है, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, और आगे भी कोशिश जारी रहेगी, हम जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करते रहेंगे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।